हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट स्टडी क्लास। आज हम संस्कृत सब्जेक्ट में वर्णमाला और स्वर व्यंजन के बारे में जानेंगे। ये हमारी प्रथम क्लास है। इससे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, हम एमपीटेट वर्ग 2 की तैयारी करवा रहे हैं और सीटेट की, जहां संस्कृत सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट के लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। अगर वो कोई भी क्षेत्र में एग्ज़ाम दे रहे हैं और वहाँ संस्कृत सब्जेक्ट है तो यह वीडियो आपके लिए कारगर सिद्ध होगी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। वर्णमाला में वर्ण, जिस सबसे छोटी ध्वनि का और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता उसे वर्ण कहते हैं। ठीक है, वर्ण किसे कहते हैं? जिसे और ज़्यादा सबसे छोटी से छोटी ध्वनि जिसे और ज़्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण क्या है? ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है। क्या है? ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है। उदाहरण देख लेते हैं हम। अ, आ, ई, क, ख, ग, ये हमारे वर्ण हैं। इन्हें हम और अधिक, और जो ध्वनि है इसे हम और अधिक विभाजित नहीं कर सकते। ठीक है, हम अ को अ ही बोलेंगे, आ को आ ही बोलेंगे, विभाजित नहीं कर सकते। इसे हम वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्णमाला। वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। जैसे कि अ के बाद आ आएगा, आ के बाद ई आएगी, क, ख, ग, घ, ये एक प्रकार से व्यवस्थित रूप से है, इसे हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, संस्कृत वर्णमाला मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित है। पहला हमारा है स्वर। ठीक है, पहला हमारा है स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे कि कौन कौन से स्वर? अ, ई, उ, ए। ठीक है, और स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? 13 होती है। कौन कौन से आ जाएंगे हमारे स्वर? हम अभी आगे पढ़ेंगे। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की आवश्यकता होती है। ठीक है, यहाँ पे हमारा व्यंजन के साथ साथ क्या आ जाएगा? स्वर भी आ जाएगा। अब व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। कौन कौन से? चलिए देख लेते हैं आगे। हम यहाँ पे आपको बताते हैं स्वर के बारे में। स्वर की कुल संख्या कितनी होती है? 13। कौन कौन से? अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, ऋषि, बड़ी ऋषि, ली, ए, ओ और औ। देख लीजिए टोटल कितने होते हैं? 13 स्वर होते हैं। व्यंजन की कुल संख्या कितनी है हमारी? 33। हम आगे देखेंगे। ठीक है, सार हमने अभी क्या पढ़ा है? वर्ण सबसे छोटी ध्वनि है, या ध्वनि की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला के दो मुख्य भाग होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। ठीक है, अब हम व्याकरण का अध्ययन वर्णमाला से ही प्रारंभ होता है। ठीक है, अगर हम संस्कृत व्याकरण पढ़ते हैं तो इसका अध्ययन जो है वर्णमाला से ही इसकी शुरुआत की जाती है। तो एक क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्वर। ठीक है, अब हम हमारे 13 स्वर देख लेते हैं। मैंने अभी आपको बताया था अ, आ, ई, उ, री, ली, री, ली, ए, ओ, औ। ये हमारे टोटल कितने होते हैं? 13 स्वर होते हैं। कितने होते हैं? 13 स्वर होते हैं। अब व्यंजन देख लेते हैं हम। स्वरों का वर्गीकरण किस, हाँ, स्वर में भी वर्गीकरण होता है मात्राओं के आधार पर। तो हम उसे देखते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर जहाँ एक मात्रा का उपयोग होता हो या जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता हो उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर की कुल संख्या कितनी है? 5। कौन कौन सी? अ, ई, उ, री, ली। ठीक है, पूछा जाता है एग्जाम में ह्रस्व स्वर के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जहाँ 2 मात्रा का समय लगता है। कितना समय लगता है? 2 मात्रा का। कौन कौन से? आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ठीक है, एक टोटल कितने हो जाते हैं हमारे? 8। दीर्घ स्वर में कितने वर्ण आते हैं? 8 वर्ण आते हैं। और जैसे कि
आ किस प्रकार बनता है हम देख ले। किस प्रकार बनता है, ऊ किस प्रकार बनता है, इन सभी की एक डिटेल क्लास में आपको बताया जाएगा जब हम संधि पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैं आपको आ ए ऐ ई के बारे में बता देती हूँ। जैसे कि अ प्लस ई मिलकर हमारा ए बनेगा, ठीक है। और ए प्लस अ मिलकर क्या बनेगा हमारा अय बनेगा, ठीक है। इसी प्रकार हमारे दीर्घ स्वर का निर्माण होता है। नेक्स्ट है हमारा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जैसे कि जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है या दीर्घ स्वर या ह्रस्व स्वर से अधिक मात्रा का समय लगता है। जैसे कि हम लिखते हैं उदाहरण में अ, अगर हमको अ बोलना है तो ये ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आ जाएगा, आ बोलना है तो दीर्घ स्वर के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन आ इस प्रकार बोलना है तो ये प्लुत स्वर के अंतर्गत आ जाएगा। ई, और इसका जो लोगो होता है इस प्रकार अ के पीछे ये दीर्घ रूप से बना होता है। नेक्स्ट हमारा उत्पत्ति के आधार पर। हम यहाँ पे अभी स्वर के बारे में पढ़ रहे हैं। स्वर में पहले हमने पढ़े मात्रा के आधार पर स्वर का विभाजन किए, अब हम उत्पत्ति के आधार पर। पहला मूल स्वर, ठीक है। मूल स्वर कौन सा है हमारा अ ई उ री। और दूसरा है हमारा संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर में कौन कौन से हमारे 4 वर्ण आ जाएंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था ए का निर्माण कैसे होता है अ प्लस ई से, तो ये हमारा दीर्घ स्वर के अंतर्गत और उत्पत्ति के आधार पर संयुक्त स्वर के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा आ और ई मिलके क्या बनता है ए बनता है। अ और उ बन के ओ बनता है, ठीक है। और औ और औ का निर्माण क्या होता है आ और उ मिलकर औ बनता है, ठीक है। इस प्रकार हमारा निर्माण होता है। हमने कैसे देखिए ए का निर्माण करता है अ और ई का योग होकर, और ए का निर्माण होता है आ और ई का, ठीक है। ये यहाँ पे ए भी लिख सकते हैं। जैसे कि हम ए का निर्माण कर रहे हैं तो अ प्लस ए, ठीक है। अ प्लस ए मिलकर हमारा ए बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा व्यंजन, व्यंजनों के प्रकार, ठीक है। हमने व्यंजन पढ़ा जहां स्वर का भी उपयोग किया जाता है। स्पर्श व्यंजन जो टोटल कितने होते हैं 25, ठीक है। इसमें हमारे 5 वर्ग होते हैं। 5 वर्ग कौन कौन से होते हैं क वर्ग, ठीक है। कौन कौन से वर्ग होते हैं क वर्ग, ख वर्ग, च वर्ग, सॉरी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग। ये हमारे 5 वर्ग होते हैं जिसमें हम कौन कौन से 5 शब्द आते हैं हम यहाँ विस्तार रूप से देखेंगे। जैसे कि हमारे क वर्ग के अंतर्गत आता है क ख ग घ ड़, ये हमारे 5 वर्ण आते हैं, ठीक है। जिसमें क ख घ ड़ ये क वर्ग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है हमारा च वर्ग। च वर्ग के अंतर्गत च छ ज झ य आते हैं, ठीक है। ट वर्ग के अंतर्गत ट ठ ड ढ न, और ट वर्ग के अंतर्गत त थ द ध न, प वर्ग के अंतर्गत प फ ब भ म। ये हमारे मुख्यतः स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा अंतस्थ वर्ण या अंतस्थ व्यंजन। इसमें कुल 4 वर्ण होते हैं। इसमें पहला य व र ल, ठीक है। आप इसका क्रम जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में हमारा श श ह, यहाँ भी हमारे 4 वर्ण होंगे। और नेक्स्ट हमारा है वर्गों के नाम और उच्चारण के स्थान पर जो अभी हमने पढ़ा था, क का कंठ आ जाता है, च का तालु आ जाता है, त का मूर्धा आ जाता है, त का दंत आ जाता है और प का उष्ट आ जाता है। तो इसका एक सूत्र बनता है, हम आपको बताते हैं। क का अकूह विसर्जन्याम कंठः, अकूह विसर्जन्यानाम
कंठः। च का इचुयशानाम, इचुयशानाम तालु। ऋटुरशानाम, इसको हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारी पहली क्लास है। अभी हम आपको ओवरव्यू बता देते हैं, पूरा धीरे धीरे पूरी गहराई तक हमें जाना पड़ेगा। अगर हमें अपना सब्जेक्ट मजबूत करना है तो हमें हर छोटी से छोटी चीज पर ध्यान देना होगा। ठीक है, लितुलशानाम, सॉरी, लितुलशानाम क्या हो जाएगा अपना दंतः, और उपब्धमानिया नाम ओष्ठुः। ठीक है, इस प्रकार हम पूरे 5 वर्णों को एक सूत्र में बांधते हैं। कंठ में अ और आ जाएगा, क वर्ण के 5 अक्षर आ जाएंगे और ह आ जाएगा। तालु में ई च वर्ग आ जाएगा, य और श आ जाएगा। मूर्धा के अंतर्गत ऋतु ऋषानाम में री आ जाएगा, ट वर्ग के 5 वर्ण आ जाएंगे, र और श षटकोल का आ जाएगा। दंत में त वर्ग और ल और श आ जाएगा। उष्ठ में उ बड़ा उ प वर्ग के 5 वर्ण और व आ जाएगा। अयोगवा वर्ण पढ़ेंगे। 2 वर्णों के बीच आने वाले विशेष चिन्ह को हम अयोगवा वर्ण बोलते हैं, जैसे कि अनुस्वार, विसर्ग, जीवामूल्य और उपब्धमानी। हमारे इसमें भी कितनी संख्या होती है? 4। ठीक है, अयोगवाह वर्ण हो गए, अंतस्थ वर्ण हो गए, उष्म वर्ण हो गए, इनमें वर्णों की संख्या 4 होती है। नेक्स्ट हमारे महाप्राण और अल्प प्राण। ठीक है, अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे? अल्प प्राण में हमारे आ जाएंगे, हमें जो स्पर्श व्यंजन के 5 जो वर्ण है उनमें से पहला, तीसरा और 5वां वर्ण आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए सब में पहला, तीसरा, 5वें वर्ग के पहले, तीसरे और 5वें वर्ण आ जाएंगे, दिख रहे हैं आपको। और दूसरा इसमें आ जाएगा य। ठीक है, अंतस्थ वर्ण के 4 वर्ण आ जाएंगे। ठीक है, यह हमारे प्रत्येक वर्ग के प्रथम, द्वितीय एवं पंचम वर्ण तथा यन प्रत्याहार के वर्ण के ये 4 अक्षर अल्प प्राण में आ जाएंगे। महाप्राण में हमारा क्या आएगा? महाप्राण में हमारा आ जाएगा वर्णों के द्वितीय एवं चतुर्थ वर्ण और सल प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाएगा। देखो, वर्ण के द्वितीय और एक चौथे नंबर का, फिर द्वितीय, फिर चौथे नंबर का, द्वितीय चौथे नंबर का, द्वितीय चौथे नंबर का, यही हमारे स्पर्श वर्ण से ही लिया गया है महाप्राण और अल्प प्राण। ठीक है, और इसमें आ जाएगा उष्म व्यंजन। ठीक है, ठीक है, सल प्रत्याहार में श, स और ह, ये इसमें 4 अक्षर इसमें जुड़ जाएंगे। अभी हमने देखा अल्प प्राण में कौन सा आएगा? य, र, ल, व। और महाप्राण में कौन सा आ जाएगा? स, ठीक है, स, श, स और ह। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? अघोष। अघोष में हम क्या पढ़ेंगे? अघोष में क, ख, च, ये इसमें हमारे पहले वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण आ जाएंगे। प्रथम और द्वितीय जो हमारे 5 वर्ग है उन्हीं में से अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष वर्ण हम निकालते हैं, जिसमें अघोष कौन सा हो जाएगा? पहले और द्वितीय वर्ण के अक्षर हो जाएंगे, अघोष के अंतर्गत आ जाएंगे, और इसमें विसर्ग भी आ जाएगा और सल प्रत्याहार के अंतर्गत श, श, स तीनों स आ जाएंगे। हाँ, ह नहीं आएगा। ठीक है, ह नहीं आएगा, अघोष में तीनों स आ जाएंगे। इसमें जीवामूल्य और उपब्धमानी भी आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा घोष। घोष वर्ण में हम बोलेंगे, इसमें वर्ग के तृतीय, चतुर्थी और पंचम वर्ण, यन प्रत्याहार के वर्ण तथा अनुस्वार आ जाएगा। कौन कौन से आ जाएंगे? वर्ग के तृतीय, चतुर्थी और पंचम। ठीक है, 3, 4, 5, और क्या आ जाएगा इसमें? यन प्रत्याहार, य, व, र, ल, जिसे हम क्या बोलते हैं? अंतस्थः वर्ण बोलते हैं, और अनुस्वार इसमें आ जाएगा घोष के अंतर्गत। नेक्स्ट है हमारा नासिक्य वर्ण। नासिक्य वर्ण क्या है? जिसे हम नाक से बोले जाते हैं। ये जो हमारे 5 वर्ग है उसके अंतिम के
पूरे पांचों वर्ग के अंतिम वाले अक्षर आ जाएंगे। ड, ण, न, न, म। ये हमारे नासिक के वर्ण है, नाक से बोलते हैं। और हम कुछ वर्ण के बारे में जान लेंगे, जैसे कि हमारा हो जाएगा वकारांश, वकारस्य दंतोष्ट, ये व वर्ण हो जाता है। एदतो कंठतालु, एदतो कंठतालु में ए और ए आ जाता है। उदतो कंठोष्टो, इसमें ओ और औ आ जाता है। ये सभी वर्ण अपने एक विस्तृत रूप से आते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में इसकी पूरी एक एक डिटेल, अभी तो आपका सिर्फ ओवरव्यू था कि घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं, अघोष, महाप्राण, अल्प प्राण। अब आपको पूरे उच्चारण स्थान में कौन कौन से सूत्र लगते हैं, कौन कौन से वर्ण आते हैं, इन सभी के बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में पता चलेगा। प्लीज अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।